पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 इतिहास हिस्ट्री अध्याय 6 द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके पश्चात के ग्रुप ए के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं। ग्रुप ए बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS के उत्तर 1 द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गया था माइनस उत्तर और सी सन 1939 ई में। 2 द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ था माइनस उत्तर और सी सन 1945 ई में। 3 इटली में फासिस्ट दल की सहायता से सत्ता प्राप्त किया था माइनस उत्तर ऑफ बी मुसोलिनी ने। 4 दो दुनिया के बीच होने वाले संघर्ष में समझौता नहीं हो सकता, दोनों में से केवल एक जीवित रहेगा। ये किसका कथन है माइनस उत्तर ऑन सी मुसोलिनी का। 5 1940 में नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा हुआ था माइनस उत्तर ऑफ बी जर्मनी का। 6 हॉलैंड और बेल्जियम पर 1940 ई में अधिकार कर लिया था उत्तर ऑफ बी हिटलर ने। 7.6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया माइनस उत्तर और डी अमेरिका द्वारा। 8 विश्व स्तर पर शांति स्थापना कायम करने के लिए 1945 में स्थापना की गई थी माइनस उत्तर ऑफ बी संयुक्त राष्ट्र संघ की। 9 1929 के आर्थिक महामंदी का केंद्र स्थल था माइनस उत्तर और डी अमेरिका। 10 याल्टा सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की जगह जिस दूसरे संगठन को बनाने का फैसला किया गया उसका नाम था माइनस उत्तर ऑन सी संयुक्त राष्ट्र संघ। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 इतिहास हिस्ट्री अध्याय 6 द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके पश्चात के ग्रुप बी एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें के सभी 10 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। ग्रुप माइनस बी एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर 1 प्रजातंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन से देश थे? उत्तर ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका मित्र राष्ट्र। 2 एक तंत्र के सिद्धांत का समर्थन किन देशों ने किया था? उत्तर जर्मनी इटली और जापान धुरी राष्ट्र। 3 सोवियत संघ में मजदूरों और कृषकों द्वारा स्थापित शासन को किस नाम से जाना गया? उत्तर साम्यवादी शासन या बोल्शेविक शासन। 4 वर्साय संधि के बाद जर्मनी में किस गणतंत्र की स्थापना हुई थी? उत्तर वाइमर गणतंत्र वीमार रिपब्लिक। 5 मुसोलिनी ने जनतंत्र और अधिनायकवाद के बीच होने वाले संघर्ष के विषय में क्या कहा था? उत्तर मुसोलिनी ने कहा था दो दुनिया के बीच होने वाले संघर्ष में समझौता नहीं हो सकता, दोनों में से केवल एक जीवित रहेगा। 6 फोनी वॉर छद्म युद्ध किसे कहा जाता है? उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में पोलैंड के पतन के बाद से लेकर फ्रांस पर जर्मन आक्रमण मई 1940 के बीच की उस अवधि को जब घोषित युद्ध के बावजूद पश्चिमी मोर्चे पर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं हुआ था। 7 फ्रांस ने जर्मनी के सामने कब आत्मसमर्पण किया? उत्तर 22 जून 1940 ई को। 8 पर्ल हार्बर पर कब और किसने आक्रमण किया? उत्तर 7 दिसंबर 1941 ई को जापान ने आक्रमण किया। 9 जर्मनी ने कब और किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया? उत्तर 7 मई 1945 ई को मित्र राष्ट्रों एलाइड पावर्स के समक्ष। 10 द्वितीय विश्व युद्ध से किस युग का सूत्रपात हुआ? उत्तर परमाणु युग एटॉमिक एज और शीत युद्ध कोल्ड वॉर के युग का। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 इतिहास हिस्ट्री अध्याय 6 द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके पश्चात के ग्रुप सी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के सभी प्रश्नों के सटीक और संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। ग्रुप सी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 पेरिस संधि से इटली क्यों निराश था? उत्तर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने के बावजूद पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इटली को उसकी इच्छानुसार क्षेत्र जैसे फ्यूम बंदरगाह और अन्य उपनिवेश नहीं मिले।
उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिससे इटली में घोर निराशा और असंतोष फैल गया। 2. 1919-1931 तक यूरोप में किनके बीच संघर्ष चला और उसका परिणाम किसके पक्ष में गया? उत्तर: इस दौरान यूरोप में जनतंत्र, डेमोक्रेसी और अधिनायकवाद एकतंत्र डिक्टेटरशिप शक्तियों के बीच वैचारिक और राजनैतिक संघर्ष चला। अंततः इसका परिणाम अधिनायकवाद के पक्ष में गया, जिसके कारण इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। 3. द्वितीय विश्व युद्ध को कितने प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है? उनके नाम बताएं। उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1. प्रथम चरण 1939-1941 धुरी राष्ट्रों की सफलता का काल। 2. द्वितीय चरण 1941-1943 युद्ध का वैश्विक विस्तार और संतुलन का काल। 3. तृतीय चरण 1943-1945 मित्र राष्ट्रों की जवाबी कार्रवाई और धुरी राष्ट्रों का पतन। 4. द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब और क्यों हुआ? उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ई को हुआ। इसका मुख्य तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अचानक किया गया आक्रमण था, जिसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 5. पर्ल हार्बर पर हमले का क्या परिणाम हुआ? उत्तर: 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमले का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अमेरिका सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद यह युद्ध पूरी तरह से एक वैश्विक महायुद्ध में बदल गया। 6. जापान पर अमेरिका द्वारा गिराए गए अणु बम के क्या परिणाम हुए? उत्तर: इसके 2 मुख्य परिणाम हुए। पहला, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह तबाह हो गए और लाखों निर्दोष लोग मारे गए या अपंग हो गए। दूसरा, जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का पूरी तरह अंत हो गया। 7. द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए और कितनी मुद्रा की हानि हुई? उत्तर: इस महायुद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोग, सैनिक और नागरिक मिलाकर मारे गए। आर्थिक नुकसान की बात करें तो विभिन्न अनुमानों के अनुसार युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक की संपत्ति और मुद्रा की हानि हुई। 8. लेनिनग्राद का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? उत्तर: लेनिनग्राद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध घेराबंदी नाजी जर्मनी और उसके सहयोगी फिनलैंड तथा सोवियत संघ रूस के मध्य लड़ा गया था, जो लगभग 872 दिनों तक चला था। ग्रुप नी लघु उत्तरीय प्रश्न। 1. सिद्ध करें कि द्वितीय विश्व युद्ध 2 विरोधी सिद्धांतों के संघर्ष का परिणाम था। उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध केवल राज्यों की सीमाओं का विवाद नहीं था, बल्कि ये मुख्य रूप से 2 विपरीत और विरोधी राजनैतिक विचारधाराओं, सिद्धांतों के बीच का एक बड़ा संघर्ष था। एक तंत्र और अधिनायकवाद डिक्टेटरशिप, एक तरफ जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी का फांसीवाद और जापान का उग्र सैन्यवाद था। ये शक्तियां लोकतंत्र की विरोधी थीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करती थीं और युद्ध एवं साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखती थीं। प्रजातंत्र और जनतंत्र डेमोक्रेसी दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्र थे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के समर्थक थे। निष्कर्ष: मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन दोनों विपरीत दुनिया सिद्धांतों के बीच कोई समझौता संभव नहीं था। इन दोनों प्रणालियों का एक साथ सह अस्तित्व असंभव होने के कारण ही यह महायुद्ध छिड़ा। 2. रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का क्या तात्पर्य है? उत्तर: रोम बर्लिन टोक्यो धुरी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 3 आक्रामक और साम्राज्यवादी ताकतों के बीच बना एक महत्वपूर्ण राजनैतिक और सैन्य गठबंधन था। इसका तात्पर्य इस प्रकार है। गठबंधन का निर्माण सन 1936 में जर्मनी, बर्लिन और इटली रोम के बीच एक संधि हुई, जिसे रोम बर्लिन धुरी कहा गया। बाद में जब 1937 में जापान, टोक्यो भी इसमें शामिल हो गया, तो ये रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उद्देश्य: इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद, सोवियत संघ का विरोध करना, आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाना और दुनिया में अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। महत्व: इसी गठबंधन के कारण इन देशों को धुरी राष्ट्र, एक्सेस पावर्स कहा गया, जिन्होंने मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। 3. धुरी राष्ट्रों की पराजय एवं परिणाम का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों
जर्मनी, इटली और जापान की करारी हार हुई। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। धुरी राष्ट्रों की पराजय। युद्ध में सबसे पहले इटली कमजोर पड़ा और मुसोलिनी का पतन हुआ। मित्र राष्ट्रों, विशेषकर सोवियत संघ और अमेरिका के चौतरफा दबाव के कारण 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में जापान ने भी घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम। फासीवाद का अंतः दुनिया से हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों और उनकी हिंसक विचारधाराओं का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। द्विध्रुवीय विश्व और शीत युद्ध। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो गईं और दुनिया में दो नई महाशक्तियों, अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवाद का उदय हुआ, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना। भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 4. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण विनाश ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वैश्विक शांति के बिना मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास निम्नलिखित रूपों में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना और तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था। उपनिवेशवाद का अंतः युद्ध के बाद दुनिया में स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की अंतर्राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। इसके कारण भारत, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति मिली। वैश्विक सहयोग। स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हुआ, जिसने देशों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। 5. द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जान माल के नुकसान का संक्षिप्त आकलन करें। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी और भयानक संघर्ष था, जिसमें जान और माल की अभूतपूर्व क्षति हुई। जनहानि। जान का नुकसान। इस युद्ध में अनुमानतः 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए। इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की थी, जो हवाई हमलों, भुखमरी और नाजी यातना शिविरों हॉलोकॉस्ट का शिकार हुए। परमाणु बम के हमले से जापान के 2 शहर पल भर में राख हो गए। धनहानि। माल का नुकसान। युद्ध में शामिल देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च कर दिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक की आर्थिक हानि हुई। भौतिक विनाश। पूरे यूरोप और एशिया के सैकड़ों शहर, कारखाने, रेलवे लाइनें, पुल और ऐतिहासिक इमारतें पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गईं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। 6. उग्र राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर। उग्र राष्ट्रवाद अग्रेसिव नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का एक विकृत और अतिवादी रूप है, जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम अंधभक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है और दूसरे देशों के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है। मुख्य विशेषताएं। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि मेरा देश हमेशा सही है और सर्वोपरि है, तथा अपने देश के विकास या विस्तार के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना भी जायज है। साम्राज्यवाद और युद्ध को बढ़ावा। उग्र राष्ट्रवाद में सैन्य शक्ति को बढ़ाने और दूसरे कमजोर देशों पर आक्रमण करके उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई जाती है। उदाहरण। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के काल में जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी का फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े उदाहरण थे, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बने। 7. तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर। तुष्टीकरण की नीति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से तात्पर्य उस राजनैतिक और राजनयिक नीति से है, जिसके तहत किसी आक्रामक या साम्राज्यवादी देश की अनुचित मांगों को मानकर युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस की भूमिका। 1930 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने नाजी जर्मनी, हिटलर और फासिस्ट इटली, मुसोलिनी के प्रति यही नीति अपनाई। वे इन तानाशाहों की आक्रामक विस्तारवादी कार्रवाइयों जैसे ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन कब्जा का विरोध करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे। नीति का मुख्य उद्देश्य। ब्रिटेन और फ्रांस का मानना था कि रियायतें देने से हिटलर संतुष्ट हो जाएगा और एक बड़े महायुद्ध से बचा जा सकेगा। इसके अलावा वे सोवियत संघ के साम्यवाद को रोकने के लिए जर्मनी को एक ढाल के रूप में भी देखना चाहते थे।
परिणाम, यह नीति पूरी तरह विफल रही। इसने हिटलर की महत्वाकांक्षा और हौसले को और बढ़ा दिया, जिससे अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। 8. पर्ल हार्बर की घटना के महत्व का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर किया गया अचानक हवाई हमला द्वितीय विश्व युद्ध की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना थी। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। इस घटना से पहले अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था और मित्र राष्ट्रों को केवल आर्थिक व सैन्य सामग्री की मदद दे रहा था। परंतु इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने जापान और उसके सहयोगी धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का पूर्ण वैश्विक स्वरूप। अमेरिका के शामिल होने से यह युद्ध यूरोपीय सीमा से बाहर निकलकर पूरी तरह से एक वैश्विक महायुद्ध ग्लोबल वॉर में बदल गया, जिससे युद्ध का संतुलन मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुकने लगा। प्रशांत महासागरीय मोर्चा। इस घटना के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नया और विशाल युद्ध मोर्चा खुला, जहां अमेरिकी और जापानी नौसेना के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। परमाणु युग की शुरुआत। इसी हमले के प्रतिशोध और जापान को आत्मसमर्पण कराने के लिए अमेरिका ने अंततः अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर गई। ग्रुप ई वर्णनात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। 1. द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र के संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में राजनैतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी और अधिनायकवाद तानाशाही डिक्टेटरशिप के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य पृष्ठभूमि बना। इसका विवरण इस प्रकार है। लोकतांत्रिक शक्तियों की स्थिति। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसी शक्तियां उदारवादी लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन में विश्वास रखती थीं। वे वर्साई की संधि द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाए रखना चाहती थीं और युद्ध के बजाय बातचीत से समस्याओं को हल करना चाहती थीं। अधिनायकवादी शक्तियों का उदय। वर्साई की संधि के अपमान और 1929 की आर्थिक महामंदी का लाभ उठाकर जर्मनी में हिटलर, नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी, फासीवाद जैसे तानाशाहों ने सत्ता संभाली। जापान में उग्र सैन्यवाद का उदय हुआ। ये शक्तियां उग्र राष्ट्रवाद, एकदलीय क्रूर शासन और साम्राज्य विस्तार युद्ध पर टिकी थीं। वैचारिक टकराव। अधिनायकवादी शक्तियों का मानना था कि जनतंत्र, लोकतंत्र एक कमजोर और सड़ चुकी व्यवस्था है। मुसोलिनी ने स्पष्ट कहा था कि इन दोनों दुनिया के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। तानाशाहों ने खुलेआम लोकतांत्रिक देशों को चुनौती देना शुरू कर दिया। राष्ट्रसंघ की विफलता और तुष्टीकरण। हिटलर और मुसोलिनी ने लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रसंघ के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कमजोर देशों पर आक्रमण किए, जैसे इटली का इथियोपिया पर और जर्मनी का ऑस्ट्रिया पर कब्जा। लोकतांत्रिक देशों। ब्रिटेन, फ्रांस ने युद्ध के डर से तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसने तानाशाहों के हौसले और बढ़ा दिए। निष्कर्ष। अंततः जब अधिनायकवादी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तो लोकतंत्र समर्थकों को समझ आ गया कि इस विचारधारा को केवल युद्ध से ही रोका जा सकता है। इस प्रकार ये वैचारिक संघर्ष महायुद्ध में बदल गया। 2. द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति का वर्णन समय रेखा टाइमलाइन के साथ करें। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसकी प्रगति को निम्नलिखित मुख्य चरणों और महत्वपूर्ण समय रेखा के माध्यम से समझा जा सकता है। 1939 युद्ध का आरंभ। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण किया। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। 1940 पश्चिमी यूरोप पर जर्मन विजय और छद्म युद्ध का अंत। अप्रैल-मई 1940 हिटलर की सेना ने ब्लिट्जक्रेग, बिजली जैसी तेज गति नीति अपनाकर डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। 22 जून 1940 फ्रांस ने जर्मनी के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। 1941 युद्ध का वैश्विक विस्तार। 22 जून 1941 ऑपरेशन बारबरोसा। हिटलर ने अपनी गैर आक्रामक संधि को तोड़कर सोवियत संघ रूस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही रूस मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हो गया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक बमबारी की। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका आधिकारिक रूप से धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा। 1942-1943 युद्ध का पासा पलटना।
टर्निंग पॉइंट। फरवरी 1943 स्टालिनग्राद का युद्ध। सोवियत सेना ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। ये हिटलर की पहली सबसे बड़ी हार थी, जिसके बाद जर्मन सेना पीछे हटने लगी। सितंबर 1943 मित्र राष्ट्रों के दबाव में इटली में मुसोलिनी का पतन हुआ और इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1944-1945 धुरी राष्ट्रों का अंत। 6 जून 1944 डी डे। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर उसे जर्मन कब्जे से मुक्त कराया। 7 मई 1945 सोवियत सेना के बर्लिन पहुंचने पर जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 6 और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 2 सितंबर 1945 जापान के औपचारिक आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। 3 समकालीन विश्व इतिहास पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। समकालीन विश्व इतिहास पर इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। यूरोपीय शक्तियों का पतन। सदियों से दुनिया पर राज करने वाली पुरानी यूरोपीय महाशक्तियां जैसे ब्रिटेन और फ्रांस आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह कमजोर हो गईं। वैश्विक राजनीति पर से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। द्विध्रुवीय विश्व और महाशक्तियों का उदय। युद्ध के बाद दुनिया में 2 नई और विपरीत विचारधारा वाली महाशक्तियों का उदय हुआ। अमेरिका पूंजीवादी लोकतांत्रिक और सोवियत संघ साम्यवाद। पूरी दुनिया इन 2 खेमों में बट गई। शीत युद्ध कोल्ड वॉर की शुरुआत। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे सैन्य युद्ध के बजाय वैचारिक, राजनैतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसने दशकों तक वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशीकरण। ब्रिटेन और फ्रांस के कमजोर होने तथा दुनिया भर में स्वतंत्रता की भावना प्रबल होने के कारण एशिया और अफ्रीका के देशों में आजादी की लहर दौड़ गई। भारत 1947 श्रीलंका, बर्मा और इंडोनेशिया जैसे दर्जनों देश औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। परमाणु युग की शुरुआत। जापान पर परमाणु बम के इस्तेमाल ने दुनिया को हथियार निर्माण के एक नए और विनाशकारी दौर में धकेल दिया, जिसे परमाणु युग कहा गया। इसके बाद महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई। 4 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धस्त्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन एवं परिणामों का उल्लेख करें। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के लिहाज से मानव इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। इस युद्ध में पारंपरिक हथियारों की जगह उन्नत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वाले घातक हथियारों ने ले ली। इसके मुख्य परिवर्तन और परिणाम निम्नलिखित हैं। वायुसेना और विमानन प्रौद्योगिकी में क्रांति। युद्ध में लड़ाकू विमानों जैसे जर्मन मेसरेशमिट और ब्रिटिश स्पिटफायर तथा लंबी दूरी के भारी बम वर्षक विमानों जैसे अमेरिकी B-29 का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। राडार प्रणाली के आविष्कार ने हवाई हमलों का पहले से पता लगाने में मदद की। बख्तरबंद वाहन और टैंक्स। थल सेना में गतिशीलता बढ़ाने के लिए भारी टैंकों का निर्माण हुआ, जैसे जर्मनी का टाइगर टैंक और सोवियत संघ का T-34। इसके कारण ब्लिट्जक्रेग गतिशील युद्ध नीति को बल मिला। मिसाइल और रॉकेट तकनीक। जर्मनी ने दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल V2 रॉकेट का विकास किया, जिससे लंदन जैसे शहरों पर दूर से ही हमला किया जा सका। यही तकनीक आगे चलकर अंतरिक्ष अनुसंधान का आधार बनी। नौसैनिक तकनीक और पनडुब्बियां। समुद्रों में नियंत्रण के लिए विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत बनकर उभरे। जर्मनी की यू-बोट्स पनडुब्बियों ने दुश्मन के व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने की तकनीक विकसित की। परमाणु प्रौद्योगिकी द एटॉमिक बॉम्ब। अमेरिका द्वारा विकसित मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया। परिणाम। इस तकनीकी विकास का परिणाम ये हुआ कि युद्ध अब केवल सीमाओं पर सैनिकों के बीच न रहकर शहरों और आम नागरिकों के विनाश का जरिया बन गया। परमाणु बम के प्रयोग ने युद्ध को पल भर में समाप्त तो कर दिया, लेकिन मानवता को हमेशा के लिए विनाश के एक नए युग परमाणु युग में धकेल दिया। 5 बताएं कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध वास्तव में एक विश्व युद्ध ग्लोबल वॉर था। उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध का दायरा काफी हद तक यूरोप तक ही सीमित था,
लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हर मायने में एक संपूर्ण विश्व युद्ध ग्लोबल वॉर था। इसे निम्नलिखित कारणों से सिद्ध किया जा सकता है। वैश्विक भागीदारी। इस युद्ध में दुनिया के लगभग 60 से अधिक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। दुनिया की लगभग 3% आबादी इस महायुद्ध में सैनिक या नागरिक के रूप में प्रभावित हुई थी। कई मोर्चों पर युद्ध, मल्टीपल फ्रंट्स। ये युद्ध किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों में एक साथ लड़ा गया। यूरोपीय मोर्चा। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ, ब्रिटेन के बीच। प्रशांत महासागरीय मोर्चा। जापान और अमेरिका के बीच समुद्र और द्वीपों पर। एशियाई मोर्चा। चीन, बर्मा, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के खिलाफ। अफ्रीकी मोर्चा। उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानों में इटली, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच। उपनिवेशों की भागीदारी। यूरोपीय शक्तियों के अधीन जितने भी उपनिवेश थे वे भी इस युद्ध का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए भारत की ब्रिटिश भारतीय सेना ने अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। संसाधनों का वैश्विक दोहन। युद्धरत देशों ने अपने हथियारों और सेना के लिए पूरी दुनिया से तेल, रबर, लोहा और खाद्यान्न जैसे संसाधनों को जुटाया। निष्कर्ष। भौगोलिक विस्तार, जनशक्ति की भागीदारी और वैश्विक स्तर पर हुए इसके दूरगामी राजनैतिक व आर्थिक प्रभावों के कारण ये इतिहास का सबसे पहला और वास्तविक विश्व युद्ध था। 6. द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों का संक्षिप्त आकलन करें। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास की सबसे भयानक और त्रासदपूर्ण घटना थी, जिसने पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके विनाशकारी परिणामों का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के तहत किया जा सकता है। अभूतपूर्व जनहानि। इस युद्ध में कुल मिलाकर 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से आधे से अधिक आम नागरिक थे। नाजी जर्मनी द्वारा किए गए हॉलोकॉस्ट के तहत करीब 60 लाख यहूदियों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। परमाणु तबाही। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों ने कुछ ही सेकंड में 1.5 लाख से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया और आने वाली पीढ़ियों को अपंग बना दिया। आर्थिक पतन। युद्ध के कारण यूरोप और एशिया के प्रमुख औद्योगिक देश पूरी तरह कंगाल हो गए। कारखाने, कृषि क्षेत्र, संचार व्यवस्था और व्यापारिक मार्ग पूरी तरह नष्ट हो गए, जिससे दुनिया भर में भयंकर गरीबी, मुद्रास्फीति, महंगाई और भुखमरी फैल गई। असंख्य शरणार्थियों की समस्या। युद्ध की समाप्ति के बाद करोड़ों लोग बेघर हो गए। सीमाओं के पुनर्निर्धारण के कारण यूरोप और एशिया में लाखों लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ा, जिससे शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या खड़ी हो गई। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। युद्ध के कारण लाखों परिवारों का बिखरना, अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि और युद्ध की विभीषिका झेल चुके लोगों में गहरा मानसिक अवसाद, ट्रॉमा इसके सबसे दुखद सामाजिक परिणाम थे। 7. उग्र राष्ट्रवाद बनाम अंतर्राष्ट्रीयवाद की व्याख्या करें। उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के काल में दुनिया में 2 मुख्य और परस्पर विरोधी विचारधाराएं पनपी, उग्र राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद। इन दोनों के बीच का संघर्ष ही द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बना। उग्र राष्ट्रवाद, एग्रेसिव नेशनलिज्म। अर्थ। यह राष्ट्रवाद का एक अतिवादी और नकारात्मक रूप है। इसमें अपने देश के प्रति अंधभक्ति होती है और दूसरे देशों को नीचा दिखाया जाता है। इसका मूल मंत्र होता है, मेरा देश ही सर्वोपरि है, चाहे वो सही हो या गलत। विशेषताएं। ये विचारधारा सैन्यवाद, मिलिटरिज्म और साम्राज्यवाद, विस्तारवाद को बढ़ावा देती है। इसमें शांति के बजाय युद्ध को राष्ट्रीय गौरव का साधन माना जाता है। उदाहरण। जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी का फांसीवाद और जापान का उग्र सैन्यवाद इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म। अर्थ। ये वो विचारधारा है जो मानती है कि दुनिया के सभी देश एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। इसके तहत सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है और विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर दिया जाता है। विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीयवाद युद्ध का विरोध करता है और देशों के बीच आपसी विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने में विश्वास रखता है। उदाहरण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनो की स्थापना अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना के ही परिणाम है। निष्कर्ष। टकराव। उग्र राष्ट्रवाद ने दुनिया को विनाशकारी युद्धों जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीयवाद ने मानव जाति को बचाने और वैश्विक शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 9.
तुष्टीकरण नीति क्या है और इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, तुष्टीकरण की नीति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट से तात्पर्य उस कूटनीतिक नीति से है जिसके तहत युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने के लिए किसी आक्रामक या तानाशाह देश की अनुचित और विस्तारवादी मांगों को मान लिया जाता है। 1930 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी लोकतांत्रिक शक्तियों ने जर्मनी हिटलर और इटली मुसोलिनी के प्रति जानबूझकर यही नीति अपनाई थी। तुष्टीकरण की नीति के भयंकर परिणाम, ये नीति पूरी तरह से विफल रही और इसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम सामने आए। तानाशाहों के हौसले बुलंद होना। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने का कोई सैन्य विरोध नहीं किया तो हिटलर को लगा कि पश्चिमी देश कमजोर हैं। इससे उसका दुस्साहस और बढ़ गया। राष्ट्रसंघ की विफलता। इस नीति के कारण लीग ऑफ नेशंस राष्ट्रसंघ पूरी तरह शक्तिहीन और अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि बड़े देश ही आक्रामक देशों को दंडित करने से बच रहे थे। युद्ध का टलने के बजाय अनिवार्य होना। पश्चिमी देशों का सोचना था कि रियायतें देने से हिटलर शांत हो जाएगा, लेकिन हिटलर की भूख बढ़ती गई। अंततः जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, तब जाकर ब्रिटेन फ्रांस को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 10. रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का क्या तात्पर्य है? पर्ल हार्बर की घटना एवं परिणाम का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 3 प्रमुख आक्रामक और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच एक मजबूत राजनैतिक और सैन्य गठबंधन बना था। 1936 में इटली, जिसकी राजधानी रोम है, और जर्मनी, राजधानी बर्लिन के बीच एक समझौता हुआ जिसे रोम बर्लिन दूरी कहा गया। 1937 में जब जापान, राजधानी टोक्यो भी साम्यवाद विरोधी समझौते एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट के तहत इनके साथ जुड़ गया, तो यह गठबंधन रोम बर्लिन टोक्यो दूरी कहलाया। इन्हीं देशों को द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स कहा गया। पर्ल हार्बर की घटना एवं परिणाम। घटना 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी नौसेना और वायुसेना ने प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप हवाई में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक और भयानक बमबारी कर दी। इस हमले में अमेरिका के कई युद्धपोत नष्ट हो गए और हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। परिणाम 1. इस अकारण हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने अपनी तटस्थता की नीति त्याग दी और जापान, जर्मनी तथा इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 2. अमेरिका के प्रवेश से द्वितीय विश्व युद्ध एक सच्चा वैश्विक महायुद्ध ग्लोबल वॉर बन गया और प्रशांत महासागर में एक नया युद्ध मोर्चा खुल गया। 3. अंततः इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए, जिससे युद्ध का अंत हुआ।